क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त ही नहीं होता। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, और साथ ही दूसरे AMU, जामिया, BHU यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिए हैं। आगे कुछ टॉपिक्स बचे हुए उसे हम लोग करने जा रहे हैं। आगे जो टॉपिक है वो दे रखा है प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स लॉ। ये टॉपिक को हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा एक अगला टॉपिक है प्लेनेटरी मोशन एंड केपलर्स लॉ। क्या बताते हैं कि प्लैनेट जो है, जितने भी प्लैनेट है सन के चारों तरफ घूमते हैं, ये अब हम लोग कहते और सुनते हैं, लेकिन प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड ज़माने से लोग इसके बारे में सुनते, समझते और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बहुत पुराने से बताते। आर्यभट्ट तो 498 AD में, 400 यानी 500 के आसपास AD में, अब हम लोग 2022 AD में हैं, तो 400 AD में आर्यभट्ट ने बताया था कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये तब की बात है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा साइंस को पॉपुलैरिटी नहीं मिला था, या किसी भी कंसेप्ट को इतना ज़्यादा जल्दी से दुनिया में इतना एक्सेप्टेंस नहीं होता था। तो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्लैनेट के मोशन से बहुत सारे अलग अलग टाइम में ऑब्जर्वेशन किए हैं, और उन ऑब्जर्वेशन को अपने अपने कंट्री में पब्लिश किया है, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है जिसको दिया गया है। उसमें एक आर्यभट्ट का नाम बहुत मशहूर है, कोपर्निकस का नाम भी बहुत मशहूर है, टाइको ब्राहे का भी नाम बहुत मशहूर है। ठीक है ना। इन लोगों के भी कंट्रीब्यूशन जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़े बड़े ऑब्जर्वेशंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किए हैं प्लैनेटरी मोशंस के रिलेटेड। लेकिन इतने सारे कंसेप्ट थे कि एक ही चीज़ को किसने किसी तरीके से अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है एक ही चीज़ को। केपलर्स ने क्या किया है कि केपलर्स ने उस सारे ऑब्जर्वेशन को जो लोग दे गए थे, अलग अलग टाइम में लोगों ने बताए थे, उन सारे ऑब्जर्वेशन को स्टडी किए, और उन सारे ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद क्या देखा कि ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है ना 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिए केपलर्स ने, 3 कैटेगरी में, और उसी को उन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोल दिया, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताया। ठीक है। ऐसे सच केपलर का कोई अपना ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये पुराने ऑब्जर्वेशन थे, और लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से दिए थे, तो बहुत सारे आइडियाज़ थे। उन सभी को आराम से स्टडी कर करके क्लासीफाई किया कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, और उनको फिर उसने 3 कैटेगरी में कर दिया, और उसको बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। केपलर फर्स्ट लॉ बोलते हैं, केपलर सेकेंड लॉ बोलते हैं, केपलर थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या बताया उसने, अब देखते हैं केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। क्या बताया? पहला दे रखा है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है ना। क्या दे रखा है इसमें, इस लॉ में बताया कि ये जो सन जो है, ये हमारा एक सन है जो सेंटर में है, और जितने भी प्लैनेट है ये इस तरह के एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, स्फेरिकल पाथ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सन है और ये ऐसा स्फेरिकल, ऐसा नहीं है।
इस तरह का एलिप्टिकल है, यानी सन जो प्लैनेट है सन के कभी करीब आ जाता है, कभी दूर हो जाता है, एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, तो पहले लॉ में उसने यही कहा है, द प्लैनेट आर revolving around the sun on its elliptical path elliptical path इस तरह का होता है। ये पहले लॉ को बताया है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सभी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ उसने बताया इसको। सेकेंड लॉ में क्या बताया, ये समझ में बात आ गई? ठीक, सेकेंड लॉ में क्या बताया कि जब भी ऐसा जब कोई प्लैनेट जो है ना सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये हमारा एक प्लैनेट है और ये सन के करीब आ गया, और एक बार ऐसा भी होगा जब यहाँ दूर चला जाएगा। तो जब करीब होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और जब दूर होता है तो उसकी स्पीड कम होते हैं। लेकिन यहाँ से जितना टाइम लगा यहाँ तक जाने में, जितना टाइम है इक्वल टाइम ले लिया। मान लो हम लोगों ने आधे घंटे में ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया तो ये जो एरिया स्वीप किया है इतना एरिया स्वीप किया है, और अगर दूर में है तो आधे घंटे में यहाँ जाएगा, और ये जो है एरिया ये ऐसे एरिया स्वीप करेगा। ये स्वीप मतलब एरिया कवर करेगा। कितनी बात सुन में? तो ये बताया सेकेंड लॉ में कि व्हेन द प्लैनेट आर क्लोज टू द सन एट दैट टाइम द स्पीड इज फास्टर, व्हेन अवे फ्रॉम द सन, फार फ्रॉम द सन, एट दैट टाइम द स्पीड इज स्लो, बट द एरिया स्वीप in equal interval of time is equal टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। ये इसका सेकेंड लॉ कहलाता है। तो मैं सेकेंड लॉ लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ लिखेंगे आप लोग। कैपलर्स हम लोग सेकेंड लॉ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड लॉ। कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बताया? अभी हमने समझाया कि जो प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। एलिप्टिकल पाथ पे जब मूव कर रहे होते हैं तो कभी सन के करीब आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं प्लैनेट। तो जब वो करीब होते हैं उस वक्त प्लैनेट का स्पीड ज़्यादा होता है, करीब होते हैं तो, और जब दूर होते हैं तो प्लैनेट का स्पीड कम होता है। तो क्या दे रखा है सेकेंड लॉ में? द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज faster when it is closer, while its speed is slower when far away. बट ये हम लिख रहे हैं अलग हट के। बट ये हमने बताया था ना कि जब ये इतना से इतना इक्वल टाइम में यहाँ चला जाएगा, इसका जो एरिया स्वीप करेगा उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका जो एरिया स्वीप होगा दोनों बराबर होगा। बट द एरिया स्वीप in equal interval of time is equal। ये इक्वल होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है।
और प्लैनेट जो मूव करता है हमेशा इक्वल स्पीड से नहीं करता, जब करीब होता है तो फास्ट होता है, जब दूर होता है स्लो होता है। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ का देखते हैं, ठीक है ना। केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बताया कि जैसे ये मान लो हमारा ये हमारा सन है और एक प्लैनेट जो है यहाँ मूव कर रहा है इस तरह के एलिप्टिकल पाथ पे, इस तरह के, और दूसरा जो एक प्लैनेट है ये इसका r1 डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, ये r2 डिस्टेंस है, ठीक है। एक प्लैनेट ये है और एक प्लैनेट ये है, ये इसको चक्कर लगा रहा होगा, टाइम लगेगा एक बार रोटेट करने के लिए, एक बार रिवॉल्व करने के लिए सन के चारों तरफ कितना टाइम लगेगा, पहला वाला प्लैनेट। दूसरा एक प्लैनेट है उसको एक बार रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। इनका टाइम और इनका मीन डिस्टेंस या फोकाई डिस्टेंस, सेमी फोकाई डिस्टेंस, वो जो है एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस is directly proportional to cube of the mean distance of the planet, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा, टाइम का जो स्क्वायर होगा, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का क्यूब, मीन डिस्टेंस का मतलब ये है कि बताया कि सन जो है प्लैनेट कभी करीब कभी दूर आता है, तो कितना करीब कितना दूर उसका मीन ले लेते हैं और मीन डिस्टेंस को मान के ले लेते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा है? द टाइम पीरियड, the square of time period of revolution, is directly proportional to cube of the mean distance of the planet from the sun, ये t square is equal to directly proportional to r cube, ये हमारा दे रखा है। t square is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तीसरा लॉ केपलर्स ने सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे उससे पहले, उन सारे ऑब्जर्वेशन को उसने लेने के बाद ये बताया टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से। ये ऑन है ना, देखो तो, ठीक है। चलो कितनी बात सुन में, अगर हम लोग दो प्लैनेट लेते हैं तो पहला जो प्लैनेट है इसको मैं मिटा दूँ इसको। अब जैसे बताया गया कि एक प्लैनेट करीब है, उसका मीन डिस्टेंस r1 है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एक प्लैनेट ये r2 है जो दूसरा नंबर है वो दूर है, तो इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो टाइम का और डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा वो कैसे रिलेट करेगा वो हम बता रहे हैं। देखो अगर पहला वाला प्लैनेट है तो t1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब। पहला वाला जो प्लैनेट है, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट k यूज़ कर लेते हैं और ये r1 क्यूब हो गया। ये इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट वन के लिए हो गया। फॉर सेकेंड बॉडी, ये फॉर फर्स्ट बॉडी था। ये क्या बताया, t2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 क्यूब, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल था, इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k r2 क्यूब ऐसे लिख दिया है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। टाइम पीरियड है, यानी ये पहले वाले का एक बार इवॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है, t1 हो गया, और दूसरे वालों को एक बार पूरा इधर से रिवॉल्व करने में टाइम पीरियड जितना लगता है वो t2 हो गया। ये मीन डिस्टेंस हम लोग r1 r2 ले लिया।
तो जो कैपलर्स थर्ड लॉ के हिसाब से हम लोगों ने ये रिलेशन ड्राइव कर लिया और इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो गया, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू KR1 क्यूब KR2 क्यूब, ठीक है ना। ये K से K कैंसिल हो जाएगा हमारा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब R2 क्यूब। ये हमारा रिलेशन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। यह कॉमन भी कर सकते हैं इसको, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, ऐसे भी निकाल सकते हैं ये हम लोग। कितनी बात सुनी। अब इसमें क्या बताते हैं, मान लो हमारा जो है T1 जो है टाइम पीरियड है हमारे अर्थ का, ठीक, कितना, अर्थ का टाइम पीरियड है मान लिया। तो हम लोग अर्थ जो है सन से कितना डिस्टेंस पे है वो निकाल लेंगे, डिस्टेंस हमें दिया हुआ टेबल आता है उसका। कितनी बात सुन में, तो अर्थ का सन से कितना मीन डिस्टेंस है वो दिया है, और अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने टाइम लगते हैं, 365 डेज है ना। अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में 365 दिन लेते हैं, 1 साल हो जाता है। तो अर्थ के बारे में तो हमें पता है कि डिस्टेंस भी पता है इसका और टाइम भी पता है। मान लो एक दूसरा प्लैनेट है R2, ठीक है ना, P2 है जो R2 उसका डिस्टेंस है, T2 टाइम है। तो अगर उसका टाइम निकालना चाहते कि उसको एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना डिस्टेंस पे है सन से, वो डिस्टेंस दिया रहेगा तो हम लोग उसका टाइम निकाल लेंगे। इसमें ये वाला तो पता ही है, T1 R1 पता ही है अर्थ के। जब भी कभी किसी बॉडी का टाइम पीरियड निकालना होगा या डिस्टेंस निकालना होता है तो अर्थ के कंपेयर में निकाला जाता है, क्योंकि अर्थ का डिस्टेंस भी और अर्थ का टाइम पीरियड दोनों ही हमें पता होता है या है, ठीक है। तो उससे हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं और कंपेयर करके दूसरा निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में आई। ये थर्ड लॉ था, कैपलर्स थर्ड लॉ। तो क्या समझ में आया, कैपलर ने जितने भी पहले के लोगों ने इस तरह से एस्ट्रोनॉमी के बारे में या प्लैनेटरी मोशन के बारे में आइडियाज़ दिए थे, उन सब को समराइज करके 3 लॉ बना दिया, और ये 3 लॉ हम लोगों ने ये बता दिया, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करेंगे इस वाले फॉर्मूले पे आगे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं।